ठीक है, नहीं पोस्टर तो जस्ट ऐसे ही है ये आपका भी। चलो तो है ना, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, मेरे ख्याल से बेसिक्स हमने पढ़ लिया है कि जो ग्राफ या फेजर एनालिसिस था। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द फिजिकल सिचुएशन में आ जाएंगे। वैसे सिंपल जो एसएचएम होता है कि भाई फिजिकली जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होते हैं या कोई दूसरा सिस्टम है जो फिजिकली, अभी तक तो हम थ्योरेटिकली चीजें पढ़ रहे थे ना, कि भाई थ्योरेटिकल इक्वेशन एवरीथिंग। अब रियल सिचुएशंस की हम बात करेंगे कि भाई रियल सिचुएशन में जो ऑसिलेशन या एसएचएम होते हैं उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालें, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही है ना? तो वन बाय वन आई स्टार्ट। ओके, है ना। तो यहाँ पे जस्ट जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, है ना। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। है ना, कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हम कैसे निकालें। तो एक चीज तो पक्का आप इसके बगल में ही लिख लो, आप साइड में ही, कि कोई भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो होता है, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, कि कोई भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होता है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये हमेशा एसएचएम के एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होती है, ऑफ एम्पलीट्यूड। कि एम्पलीट्यूड कोई भी होगा, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, उससे कोई मतलब नहीं इसका। Otherwise, we have the two method. As in mechanics, we always talk about the two methods of solving any question. एक जो मेथड होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालने का, we call it as a force method, है ना। कि फर्स्ट मेथड इज सिंपली नोन एज ए फोर्स, और सेकंड जो मेथड होता है we call it as a एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड। तो हमेशा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के दो मेथड होते हैं, फोर्स मेथड या फ्रीक्वेंसी मेथड, एंड दिस टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। और इन जनरल हम जानते हैं कि कभी भी अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है, एंड जो फ्रीक्वेंसी एफ होती है, दिस इज 1/टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू द ओमेगा/2 पाई। मेन चीज ओमेगा ही निकालना होता है। एक बार ओमेगा आ गया तो हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो फोर्स मेथड में जो स्टेप्स होती हैं इन जनरल, सबसे पहले हम निकालते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। कि सबसे पहले हम सिचुएशन जो भी दी हुई है उसमें भी कैलकुलेट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहला होता है फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। कि सबसे पहले जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, हाँ कर सकते हैं हम इसे, ये आप करिएगा इस तरह से। तो फोर्स मेथड हो गया कि फाइंड आउट द रिस्टोरिंग फोर्स एट ए डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। कि सबसे पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे कि भाई जो बॉडी वापस आएगी, रिस्टोर करेगी, वो कितनी होगी। कि भाई किसी भी केस में वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है हमेशा। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी और जो होती है ना, ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होती है ना। इसलिए मैंने टॉप पे लिख दिया, एम्पलीट्यूड से इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले फोर्स मेथड से जब हम निकालेंगे तो फाइंड आउट द रिस्टोरिंग फोर्स एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, पहली चीज ये हो जाएगी। सेकंड हो जाएगा देन कैलकुलेट एक्सलेशन, देन कैलकुलेट एक्सलरेशन, इसके बाद हम एक्सलेशन निकाल लेंगे। और थर्ड स्टेप हो जाएगा कंपेयर विथ, है ना, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कि जो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इससे हम इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे।
तो 3 स्टेप होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकाला, और उसको इस एक्सप्रेशन से आपने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। लाइक सबसे पहला जो मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, है ना, कि सबसे पहले हम जो ले रहे हैं चीज, सपोज कोई आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आज हम इसी की ज्यादा बात करेंगे कि एक कोई स्प्रिंग अटैच्ड है किसी ब्लॉक से, और मास इसका m है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, एंड ये ऑसिलेट कर रहा है कि भाई प्लस ए एंड माइनस ए के बीच में दिस इज ऑसिलेटिंग, है ना, कि भाई ये जो चीज है ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में ये एसएचएम परफॉर्म कर रही है ना, कि भाई इस तरह से ये एसएचएम परफॉर्म कर रही है विद इन 2 लिमिट्स, कि दिस इज योर प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, है ना। तो इसका आपको टाइम पीरियड निकालना है, वैसे हम जानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, किसी इंस्टेंट पे इसको यहाँ मान लूंगा कि भाई ये अगर इसकी मीन पोजीशन थी तो इससे किसी एक्स पे ब्लॉक आ गया, है ना, कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, एक्स हो गया। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि क्या चीज रिस्टोरिंग फोर्स होगी, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स पर अगर आ गया ये तो लेफ्ट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स की एक्स लग जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये आ गया कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स। विल राइट फर्स्ट स्टेप कि भाई फर्स्ट स्टेप जो हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस के एक्स आ गई, स्प्रिंग फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, ये निकाल लिया। सेकंड स्टेप में आपका आ गया कि कैलकुलेट द एक्सलेशन, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास ही तो होगा, हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना, कि माइनस के बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप आपका ये आ गया कि रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, एक्सलेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास हो गई, तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स आ गया। और थर्ड स्टेप में हम कंपेयर कर लेंगे इसको, ए स्क्वायर टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो जब कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी रूट के बाई एम हो जाएगी, और एक बार अगर ओमेगा आ जाएगा, पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगी, एम बाई के, है ना। तो जो टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसमें एम्पलीट्यूड तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना, कि भाई एम्पलीट्यूड से इसको क्या मतलब है कि टाइम की वैल्यू होगी वो मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इन जनरल ये स्टेप होते हैं कि भाई मैं इसको शो कर रहा हूँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, लेकिन चाहे चैप्टर ग्रेविटेशन हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, कहीं भी ऑसिलेशन हो रहा है, एसटीएम हो रहा है, तो यही 3 स्टेप्स होते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग है वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम इसमें, फिर उसके बाद एक्सलेशन निकाल लिया और कंपेयर कर दिया तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो दिस इज नोन एज ए फोर्स मेथड, जो कि आपको ज्यादा यूज करना है, यूज आपको इसी को करना है। एनर्जी मेथड जस्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं करना है आपने, है ना, कि यूज सर मेथड ध्यान रखना। हाँ बताओ। सर ये फॉर्मूला है ना नीचे जो आपने लिखा है एफ आर इजिकल टू माइनस के एक्स, हाँ ये सब फॉर्मूला है ना सर? बेटा, स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ओके सर। स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है ना, तो इस केस में इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स, तो जो के एक्स स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो माइनस के एक्स ही तो होता है, स्प्रिंग फोर्स इज द माइनस के एक्स। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स। किसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, किसी केस में प्रेशर की वजह से भी फोर्स हो सकता है, तो हर केस में अलग अलग होगा। इस केस में इसको वापस ले जाने वाला जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स, वो स्प्रिंग फोर्स है। तो आपने बोला रिस्टोरिंग फोर्स इज द के एक्स, एक्सटेंशन निकाल लिया, फिर उसके बाद इससे कंपेयर कर दिया इसको, तो एक्स के साथ ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे के बाई एम है तो ओमेगा आ गया, ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया। तो ये स्टेप आपको यूज। सेकंड इज ओके सर। एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि एनर्जी, कौन सा मेथड यूज करना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है या फिर हमारे नहीं चॉइस नहीं, पे? आपको हमेशा फोर्स मेथड यूज करना है। एनर्जी मेथड तो जस्ट हम नॉलेज के लिए जानते हैं, वैसे हर क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो सकता है, लेकिन यूज आपको फोर्स मेथड ही करना है ना। एनर्जी मेथड तो जस्ट हम एक नॉलेज के लिए ले रहे हैं कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। आपको एक ही मेथड करना है, फोर्स मेथड इन एवरी सिचुएशन, वो ज्यादा आसान है ना, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम आते हैं एनर्जी मेथड पे। एनर्जी मेथड में व्हाट वी डू, वी राइट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसमें आप सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी लिखते हो एट ए डिस्प्लेसमेंट, है ना, x फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम
मीन पोजीशन, कि हम मैकेनिकल एनर्जी लिख लेते हैं कि जब एक्स पोजीशन पे होगा तो फोर्स की बजाय मैकेनिकल एनर्जी लिख लेंगे कितना होगा। और दूसरा हम बोलेंगे सिंस मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, एसएचएम जब भी होगा तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ये तो कभी चेंज नहीं होती, ये तो कांस्टेंट रहती है। सो दैट डी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब इस मेथड में डिफरेंशिएशन वगैरह भी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मली अवॉइड करके हम फोर्स पे ही आते हैं, है ना, चीज दोनों से सेम ही आएगी। तो पहले मैकेनिकल एनर्जी लिखा, उसको डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहता है। और थर्ड स्टेप पे वही आ जाएगा कंपेयर, है ना, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड जो एक्सएचएम का इक्वेशन होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो एज फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट में है तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी आल्सो, क्योंकि एक्सट्रीम पे जाके वेलोसिटी जीरो होती है, जब बीच में कहीं पे होगा तो वेलोसिटी भी होगी और स्ट्रेचिंग भी है। तो जब मैं इसकी मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा किसी एक्स पे, फर्स्ट स्टेप मैं जस्ट लिख दूंगा इट विल बी काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, ये आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और दोनों वेरिएबल है, जैसे जैसे राइटवर्ड जाएगा तो एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और वी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये दोनों चीजें वेरिएबल है, लेकिन ई कांस्टेंट रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा सेकंड स्टेप में, लेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज द टू वी, 2v। अप्लाई करेंगे डी बाई डी टी आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टू वी खाली नहीं होगा, डी बाई डी टी भी होगा। प्लस यहाँ पे आपका हाफ के तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, चेन रूल अप्लाई करेंगे डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। और आपको पता है ये वेरिएबल होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड वेरिएबल होगा लेकिन सम तो कांस्टेंट रहेगा ना, मतलब डी बाई डी टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, है ना। अब इसमें आप देखो कि जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जैसे यहां से टू कैंसिल हो गया, है ना। और इनफैक्ट डी बाई डी टी एक्सलेशन हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा। तो उसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम वी इंटू एक्सलेशन प्लस आपका हो गया के एक्स इंटू वी इक्वल टू जीरो, है ना, डी एक्स बाई डी टी तो वी हो जाएगा, और जो डी बाई डी टी होगा दिस विल बी द एक्सलेशन। तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी, वी तो कॉमन निकल के जीरो के नीचे आ जाएगा, तो एक्सलेशन की वैल्यू सेम वही चीज आ गई, दिस इज इक्वल टू द माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना, कि एक्सलेशन की वैल्यू सेम आ गई माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो कंपेयर इससे, और कंपेयर करके वी कैन फाइंड आउट दिस, कि इससे भी कंपेयर करोगे तो ओमेगा सेम ही आ जाएगा, और उससे भी टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये थोड़ा सा किसी किसी केस में तो थोड़ा सा इजी होता है ये मेथड, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम इसी को यूज करेंगे। तो फोर्स निकाला, एक्सलेशन निकाला, कंपेयर कर लिया, इसमें एनर्जी लिखा, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट किया, कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करके ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा इसकी वैल्यू ये होगी, है ना। तो हम कर सकते हैं, तो आप लिख लो थोड़ा सा। ठीक, तो ये हम कर सकते हैं। तो दो मेथड है, लेकिन यूज आपको फोर्स मेथड ही करना है ना, कि यूज आपको जो करना है वो फोर्स मेथड ही करना है। नहीं, क्या सॉल्व करूं मैं, सॉल्व तो कर दिया मैंने कि भाई ये डी बाई डी टी हो गया,
और यहाँ से m हो गया, v हो गया, a लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये k हो गया, x हो गया, ये v हो गया। तो यहाँ से हम v को कॉमन ले लेंगे, है ना, कि v को कॉमन ले लेंगे तो ये अब कितना हो जाएगा, m a प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये चीज़, और a अगर आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे आपने लिखा था रूट k बाई एम, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो दोनों से टाइम पीरियड तो सेम ही आएगा, कि कोई भी अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उसका टाइम पीरियड ये होता है ना, और वो नॉर्मली एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी एसएचएम, नॉट नेसेसरी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हैज नथिंग टू डू विद द एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, टाइम सेम लगेगा, है ना। और सारी चीज़ें जो होती हैं हम स्मॉल की ही बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो लार्ज नहीं होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, है ना। ये आपका हो गया फोर्स मेथड एंड एनर्जी मेथड। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, है ना। अब हम आ जाते हैं मेन जो था, जो आपको पढ़ना है अभी आज क्लास में, दैट इज द एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, जिसका हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया। तो इसी के कुछ स्पेशल केसेस हम लेंगे। तो नाउ विल राइट द एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है। तो अभी आपने सॉल्व कर लिया कि कोई भी अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी f वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होगी, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m, है ना। तो मास और k के ऊपर इस एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी, है ना। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहला जो केस होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कि अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में हम काफी कुछ लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, है ना। कुछ नहीं होगा, इस फॉर्मूले में जब टाइम पीरियड आप लिखोगे तो टाइम पीरियड में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m नहीं होगा, m तो सेम होगा, k की जगह पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, k इक्विवेलेंट, है ना। कि अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो k की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जैसे कि आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कॉम्बिनेशन नॉर्मली हम दो तरह के पढ़ते हैं, वन इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जो पहला कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, जैसे आपका सीरीज। तो सीरीज का जस्ट मतलब हो जाएगा कि दोनों स्प्रिंग में सेम, कि दोनों स्प्रिंग में क्या लगता है, बेसिकली आपका सेम फोर्स, है ना। किस तरह से अगर हम देखें तो एक स्प्रिंग इस तरह से लगी हुई है, उसके आगे एक और स्प्रिंग लग गई, तो दिस बोथ आर इन सीरीज, है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम ले लेते हैं k1 और दूसरे का k2। तो वही चीज है कि यहाँ पे k इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट होता है 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, है ना। जो रेसिस्टेंस का पैरेलल का केस होता है वो इस केस में सीरीज का केस हो जाता है। तो पैरेलल में ध्यान रखना, सीरीज में सेम फोर्स लगेगा, मतलब जितना फोर्स इसमें लगेगा, मासलेस स्प्रिंग है, उतना ही इसमें लगेगा। तो उसको यूज करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा, उसको यहाँ पुट करके हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि दोनों स्प्रिंग को हम पैरेलल भी अटैच कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम डिस्प्लेसमेंट होता है, सेम डिस्प्लेसमेंट। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि कंसेप्चुअली थोड़ी सी चीज यूज होगी, सेम डिस्प्लेसमेंट। तो पैरेलल का मतलब भी हम जानते ही हैं कि दो स्प्रिंग इस तरह से पैरेलल लगी हुई है, कि एक स्प्रिंग आपका ये हो गया और दूसरे स्प्रिंग आपने इस तरह से लगा दी, दिस टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, है ना। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे का k2 है ना। तो अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें तो इट विल ऑसिलेट, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो यही फॉर्मूला। अब k इक्विवेलेंट की जगह पे हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट होता है ये जस्ट k1 प्लस k2 हो जाता है ना। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k1 प्लस क्या हो जाएगी, k2 हो जाएगी। तो कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होंगे तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, k की जगह पे। हाँ बताओ बेटा,
के की जगह पे आपका के इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना, इफ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। तो ये तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस ऑल इन लॉज ऑफ मोशन। पहला चीज हो गया। सेकंड चीज हो गया, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक दूसरा कंसेप्ट। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीरीज के पहले मैं बताना भूल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके पहले एक्चुअली उसको आना चाहिए था, लेकिन नॉर्मली मैं इसको सेकंड, कोई नहीं, इसको सेकंड ले लो आप, ये फर्स्ट है सीक्वेंसली, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी की वजह से वो अनबैलेंस फोर्स होगा, एक अनबैलेंस फोर्स होगा जिसकी की वजह से वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लेते हैं कि एनी कांस्टेंट फोर्स which establish equilibrium है ना, कैन नेवर बी रीस्टोरिंग इन जनरल, स्प्रिंग में ही नहीं, कैन नेवर बी रीस्टोरिंग, कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करता है, इक्विलिब्रियम में यूज हो रहा है, वो रिस्टोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में यूज हो रहा है वो तो बैलेंस हो गया ना, तो बचा ही नहीं अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग होता है, तो जो बैलेंस हो गया वो रिस्टोरिंग कैसे होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आपने बोला कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इस तरह से अभी आपने टाइम पीरियड निकाला कि एक आपका स्प्रिंग है, ऐसे ब्लॉक लगी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा इसकी वैल्यू आपने ये निकाली। इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मैं वर्टिकल कर देता हूं ऐसे, तो जब मैं वर्टिकल कर दूंगा, है ना, तो फिर से ये हो सकता है ऑसिलेट करे, कि जैसे आप वर्टिकल करोगे इसे, तो हो सकता है कि ये इसकी कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करे ऐसे, है ना, प्लस ए और माइनस ए के बीच में, है ना। तो अब इसमें ये जानना होता है कि वेट का कोई इफेक्ट होगा इसमें, इसके मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, है ना, कि जैसे मैंने बोला इस केस में अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसके वेट को तो नॉर्मल बैलेंस कर लेता है, यहाँ पे वेट लग रहा है, इसको नॉर्मल बैलेंस कर देता है, तो आपको तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है ही नहीं स्प्रिंग फोर्स के अलावा, तो आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। इसमें तो वेट वर्टिकल लग रहा है ना, तो क्या वेट का टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट आएगा, क्या सोचते हो आप लोग, व्हाट डू यू थिंक, क्या पहले और अब में टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं आता, No, नहीं sir. आता, नहीं आता है, क्योंकि वेट जो है ना वही कांस्टेंट फोर्स से तो है, वेट एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, है ना, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ से नीचे शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, कि दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को वेट डिसाइड कर देगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बल्कि नीचे आके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड का वैल्यू जो होगा वो सिंपल, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी बताऊंगा मैं आपको। मेरा मतलब ये बोलना है कि अगर वर्टिकल कर क्या कैन वी यूज द डिफरेंट फॉर्मूला, या वेट का कोई इसमें इफेक्ट होगा, तो लोगों ने आंसर दिया नहीं होगा, वेट हैज नथिंग टू डू विद द टाइम पीरियड। तो सही है उनका कहना, वेट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिसाइड करेगा, लेकिन टाइम पीरियड में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो क्या हम बोलेंगे, जैसे आप इस ब्लॉक को हैंग करोगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ब्लॉक आ जाएगा किसी इंस्टेंट में, और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो सपोज इसका एक्सटेंशन स्प्रिंग में x नॉट हो गया, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये चीज तो हम लिख ही सकते हैं, तो mg इक्वल टू के एक्स नॉट। अब ये mg एंड के एक्स नॉट रिस्टोरिंग नहीं हो सकता ना, ये तो बैलेंस हो गए, तो बैलेंस हो जाते हैं फोर्स, वो रिस्टोरिंग नहीं होते हैं। लेकिन आपको पता है इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कुछ है, जैसे ब्लॉक को यहाँ पे हैंग करोगे, ये मीन पोजीशन में आएगा तो इट विल गेन सम वेलोसिटी, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg इक्वल टू के एक्स नॉट हो गया, लेकिन रुकेगा नहीं और नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे कभी मान लेता हूँ किसी x और नीचे चला गया है, तो आप देखो अगर मैं इस केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स अगर लिखूं कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स किसी x पे, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स में ये दोनों नहीं आएंगे, ये तो बैलेंस हो गए। जो ये फोर्स बैलेंस होते हैं वो रिस्टोरिंग कैसे होंगे, जो एडिशनल के एक्स क्रिएट होगा वही रिस्टोरिंग होगा। इस केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स हो जाएगी, इस एक्स नॉट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप करने की कोशिश भी करो
कि सपोज मुझे लगता है कि पहले यहाँ पे नेचुरल लेंथ में थी, ये यहाँ पे स्प्रिंग जो थी अपने नेचुरल लेंथ पे थी। अगर टोटल एक्सटेंशन पहले एक्स नॉट हुआ फिर एक्स और हो गया, तो मुझे लगता है नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट हो जाएगा। लेकिन अब फिर एम जी भी तो लेना पड़ेगा भाई, के एक्स प्लस एक्स नॉट तो ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो माइनस एम जी हो जाएगा ये। अगर मुझे लगता है कि नहीं, पूरा फोर्स में ले लेता हूँ कि इस पोजिशन में क्या होगा, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट ऊपर एम जी नीचे, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स ये हो जाना चाहिए। लेकिन अपने आप देखो कैंसिल हो जाएगा कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। और अभी आपने बोला है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले फोर्स तो बैलेंस हो जाएंगे, तो के एक्स नॉट और के एम जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स से तो बच जाएगा। हाँ, तो वही मैंने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में यूज हो रहे हैं वो तो बैलेंस हो गए, उसके अलावा जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो रिस्टोरिंग होगा। तो चाहे ये वाला केस हो, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स आ गया देन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, है ना, कि भाई इसमें जो होगा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ आर बाई एम हो जाएगी, तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा। और कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा। और के बाई एम हो गया तो इसका भी जो टाइम पीरियड होगा वो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी टाइम पीरियड 2 अंडर रूट ऑफ एम बाई के होगा। तो चाहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, टाइम पीरियड सेम ही रहता है आपका, है ना, कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रहती है बेसिकली आपकी सेम रहती है ना, कि भाई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एम जी माइनस तो हो गई ना बेटा, हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। मैं देखो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो तो के एक्स प्लस एक्स नॉट लग जाएगा ना, और एम जी नीचे लगेगा, तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना, नेट फोर्स एट द मीन पोजीशन कितना होगा, है ना। नहीं, माइनस ए पे नहीं, किसी एक्स पे निकाला है बेटा, माइनस ए तो इससे दूर में कहीं पे है, माइनस ए पे नहीं निकाला मैंने, मैंने किसी भी एक्स पे मान लिया बीच में। मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया था, आप देखो कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया उसमें एम्पलीट्यूड थोड़ी बोला है मैंने, है ना, कि मैंने जो वर्ड यूज किया है फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। तो वैसे तो मुझे पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इस एडिशनल एक्स की वजह से होगा, तो सीधे हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि आपको पता है ये वाले तो कैंसिल हो गए, इसको रिस्टोरिंग से क्या मतलब है, ये तो बैलेंस हो गया, है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं कंसिडर करूं, मैं बोलूंगा जब नेचुरल एनर्जी से ये यहाँ पे पहुंचा तो स्प्रिंग फोर्स तो टोटल इतना लग जाएगा, लेकिन वेट नीचे भी तो लगेगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा वही तो रिस्टोरिंग होता है मीन पोजीशन की तरफ, तो ये हो जाएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, वही चीज़ आ गई माइनस के एक्स। तो मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स वेट वगैरह जो रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है उसको रिस्टोरिंग से कोई मतलब नहीं है। एडिशनल अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो रिस्टोरिंग होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स अगर इतना है, जो कि इस केस में भी इतना ही था, तो एक्सलेशन आ गया, एक्सलेशन से हम ओमेगा निकाल लिया, तो इसका भी टाइम पीरियड ये होगा। तो मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, टाइम पीरियड की वैल्यू सेम रहती है। इनफैक्ट ऐसे भी अगर होता तो भी टाइम पीरियड सेम रहता, कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन में हम इसको रख देते हैं ऐसे, तो भी टाइम पीरियड की वैल्यू सेम रहती है, ऐसा, है ना, कि अगर इस तरह से इंक्लाइन प्लेन में रख देते और ये अगर इस तरह से ऑसिलेट करता तो इसका भी टाइम पीरियड यही रहता है, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, सबका टाइम पीरियड सेम ही रहता है, 2.√m/k, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और ये स्टेटमेंट इन जनरल हम यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, है ना, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना, तो ये आपका जाएगा सर आपने वो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा है रूट के नीचे? बाई ओके सर, एम, रूट के बाई एम। भाई ये चीज तो ओमेगा होती है, ए इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू एक्स, ये पूरी चीज ओमेगा स्क्वायर हो जाती है, तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड सेम आ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रहेगी, इसलिए आपकी बेटा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस से तो होते हैं, कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो एम जी नीचे लगेगा, के एक्स नॉट ऊपर लग जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, नेट फोर्स 0 होगा इक्विलिब्रियम में। So in restoring force, do we have to take like the net force? क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस एमजी भी किया। हाँ, नेट फोर्स लेना होता है, नेट फोर्स, नेट मोर्स टुवर्ड्स इन पोजीशन,
is restoring. कि net Okay, sir. force towards the mean position is restoring force. हम restoring के बारे में ये लिख सकते हैं कि net unbalanced force towards mean position is restoring force, is restoring. ये हम लिख सकते हैं, है ना। तो चूंकि मुझे पता है कि जो बैलेंस हो गए वो तो आएंगे नहीं, तो जो एडिशनल के एक्स होगा वही रिस्टोरिंग होगा। लेकिन फिर भी मैंने इसको बना लिया ऐसे कि मान लो हम ऐसा लिख भी दें तो वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, है ना। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जो होता है वही रिस्टोरिंग होता है ना। तो ये ध्यान रखना, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइन प्लेन पे हो, सबका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ n बाई k। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखना। सेकंड पॉइंट में ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा कि स्प्रिंग को कंबाइन करके सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। है ना, कि जो आपका थर्ड पॉइंट है दैट इज योर, वी कैन टॉक अबाउट द रिड्यूस मास। है ना, रिड्यूस मास तब हम यूज करते हैं जब दो मास दिए हो, है ना। दो मास को अगर सिंगल मास में कन्वर्ट करना हो तो वी यूज द रिड्यूस मास। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे एक m1 मास यहाँ पे है और इससे आपने एक स्प्रिंग ले लिया और इससे हमने एक m2 मास ले लिया और ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है कि इसको पुल करके छोड़ दिया तो पहले ये एक्सटेंड होगा फिर कंप्रेस होगा और ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा एक्सटेंड कंप्रेस होके। तो मुझे निकालना होता है कि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो चूंकि अब मास दो हैं और स्प्रिंग सेम एक है तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इसका जो टाइम पीरियड होगा, दिस इज इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास और रिड्यूस मास की वैल्यू होती है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। कि भाई म्यू जो रिड्यूस मास होता है वो m1 n2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, है ना। कई बार हम यूज करते हैं इसे। तो मतलब ये हो गया कि ये पूरी जो चीज होगी एक सिंगल मास में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट, है ना। लेकिन ये जो मास होगा ये मास नहीं होगा बल्कि इन दोनों का रिड्यूस मास हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू यूज कर लोगे ये वाला टर्म, उससे हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो वी कॉल इट एज अ रिड्यूस मास। डेरिवेशन होता है इसका डेराइव करते हैं इनसे, आपके मॉडल में दिया हुआ है कि कैसे डेराइव होके आता है। तो कभी भी इस तरह से दो मूविंग मास हैं उसको सिंगल मास में कन्वर्ट करना है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसके लिए हम रिड्यूस मास यूज कर लेते हैं, है ना। तो आप आगे इस तरह से अब इस स्लाइड शो करता हूँ, वेट फॉर सम टाइम्स, पहले एक और बता दूं फिर देन आई शो। तो ये रिड्यूस मास हो गया। फोर्थ एक क्लास पॉइंट इसमें होता है, दिस इज नोन एज द इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास का मतलब ये है कि एक्चुअली में स्प्रिंग जो भी हम लेते हैं वो मासलेस लेते हैं, कि जो भी आप स्प्रिंग यहाँ पे लोगे सारी की स्प्रिंग जो होगी, हाँ, टाइम पीरियड फॉर द इंक्लाइंड स्प्रिंग विल बी सेम एज अ वर्टिकल स्प्रिंग। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये दोनों में टाइम पीरियड सेम होगा जो पिछले मैंने शो किया था। अब हम आ जाते हैं इफेक्टिव मास के ऊपर। तो जो इफेक्टिव मास होता है इसका मतलब है कि स्प्रिंग का मास अगर हम कंसिडर करें, इफ मास ऑफ स्प्रिंग इज कंसिडर्ड, कि अदरवाइज तो हम स्प्रिंग को मासलेस लेके चलते हैं कि सारे स्प्रिंग मासलेस है। लेकिन अगर हम मास ऑफ द स्प्रिंग ले लें किसी केस में ऐसा कि भाई यहाँ पे कोई स्प्रिंग है और इससे आप एक ब्लॉक अटैच कर दो m मास का, और ये जो स्प्रिंग है इसका मास ms है,
ये मासलेस नहीं है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका फॉर्मूला हम ये लिख लेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस ms/3 डिवाइड बाई k। तो जो ऊपर में मास की जगह पे टर्म आ गया है, इसी को हम इफेक्टिव मास बोलते हैं। दिस इज नोन एज द इफेक्टिव मास, m। इफेक्टिव मास की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ द ब्लॉक प्लस स्प्रिंग का 1/3 मास ले लेंगे, है ना। तो इफेक्टिव मास से अगर मास को रिप्लेस कर दें तो भी इसका भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना। वैसे बात अगर मासलेस होगी तो ms की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा केसेस आप जानना, है ना, कि सारी चीजें डिराइव्ड एक रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो आप लिख लो इस तरह से। तो ये आप गया इफेक्टिव मास। सर मतलब कि हाँ वो अगर डिराइव होता है बेटा, डिराइव करके रिजल्ट आएगा उसका, है ना। इसको डिराइव करके निकालते हैं रिजल्ट, है ना। वो डेरिवेशंस कभी बता दूंगा मैं आपको, बता पूछना तो आप मुझसे, है ना। अभी नहीं तो उसमें उलझ जाएंगे, है ना। derive सर हमें एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करना है। हाँ नहीं, रेयरली ये एक्चुअली आएगा भी नहीं, मतलब ये तो मैंने जस्ट एज ए प्रिकॉशन बता दिया है। कभी आता है तो हम यूज कर सकते हैं, है ना। डेरिवेशन इसका होता है ना। वो डेरिवेशन थोड़ा सा इंटीग्रेट करके आता है ना, कि भाई किसी भी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालें, है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेट करके आएगी। मैं बता दूंगा जिस दिन आपको डेरिवेशन। फिलहाल तो आप ये रिजल्ट लिख लो, ये 1/3 क्यों लिया हमने, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ जाएगा, है ना? क्या पड़ेगा? मतलब जब एक्सलेशन इसका निकालोगे ना, तो एक्सलेशन की जगह पे ऐसा आ जाएगा, -k/m नहीं आएगा, बल्कि m प्लस ms/3 आ जाएगा इंटू एक्स। तो ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा से फिर टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो डिराइव्ड रिजल्ट आ जाता है, जैसे मैंने पहले डिराइव किया था, तो उससे सब आंसर आ जाएगा। सर हाँ ये अंडर रूट जो है, हाँ कर सकते हैं, फिर दोनों भी यूज कर सकते हैं इसमें। और ये अंडर रूट जो है पूरे के अंदर है, पूरे अंदर मास की जगह पे ही आ गया है। मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव मास बाई के, और इफेक्टिव मास की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, है ना, कि इफेक्टिव मास की जगह पे हम यूज कर लेंगे इस तरह से, है ना। तो सर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग को किसी भी पोजीशन में प्लेस करें तो उसका टाइम पीरियड डिफर नहीं करेगा। हाँ इतना जनरल रिजल्ट जनरलाइज करना सही नहीं है। अभी तो जस्ट हम ये बोल रहे थे, अगर मैं पिछला पेज पे आऊँ, तो अभी जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, और वर्टिकली स्प्रिंग के साथ आपने किसी को हैंग कर दिया, और या किसी इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, ऑल दिस थ्री हैव द सेम टाइम पीरियड, है ना, कि तीनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम, है ना। लेकिन इतना जनरलाइज करना सही नहीं होता है, फिर वो अलग चीजें आ जाती हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन, वर्टिकल का, एंड ऑसिलेशंस ऑन द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑल विल हैव द सेम टाइम पीरियड, है ना। क्योंकि इसमें जो वेट का कंपोनेंट या वेट होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने में यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेट यूज हो रहा है, यहाँ पे वेट का कंपोनेंट यूज हो जाएगा, उसको फिर टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू ऑल थ्री केसेस में क्या होगी, सेम होगी। ये 4 केसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। बाकी थ्योरी हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखेंगे। ये तो जस्ट एक बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बता दिया। सर एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड बताइए, हाँ नेक्स्ट वाली स्लाइड।
अभी शो कर रहा हूँ, सारा शो करता हूँ स्टार्टिंग से, है ना। सबसे पहली स्लाइड आपकी ये थी जिसमें कि फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड की मैंने बात की थी, लेकिन यूज हर जगह आपको फोर्स मेथड करना है। फिर नेक्स्ट आ गया जिसमें कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड केसेस की बात की, एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन वाला और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, एंड थर्ड इज योर केसी में रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि मास दो हो तो रिड्यूस मास यूज कर लेंगे। किसी केस में, हर केस में स्प्रिंग मासलेस थी, अगर गिवन नहीं है तो मासलेस ले लेना है, अगर मास होगा तो गिवन होगा। तो स्प्रिंग मास अगर हम ले लें तो यहाँ पे मास की जगह पे ये टर्म रिप्लेस हो जाता है दूसरे टाइम पीरियड की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये आपने कर दिया ऐसे ऐसे। तो ये 4 केसेस के ऊपर आपके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, जैसे आप करोगे तो और आपकी थ्योरी बिल्डअप होती जाएगी, है ना। ये डेरिवेशंस मुझसे कभी आप पूछ लेना, है ना, मुझे याद दिला देना कभी किसी दिन और, क्योंकि अभी अगर हम डेरिवेशन में जाएंगे ना तो अननेसेसरी मिक्सड अप हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें मिक्सड अप हो। अदरवाइज आई विल टेल यू डेरिवेशंस ऑफ बोथ दिस थिंग्स, रिड्यूस मास का भी, इफेक्टिव मास का भी, है ना। ये पहले इस तरह से। ओके, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मैं बात कर रहा था, जो इसका टाइटल पोस्टर था इस चैप्टर का, है ना, कि भाई इस तरह से ये स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, कि किसी भी पुल करके छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करता रहेगा इस तरह से, है ना। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पे हम आ जाते हैं। ओके, you can go for this question first, है ना, खुद ही समझ जाओगे आप एवरीथिंग। अरे फिजिक्स बहुत आसान चीज है यार, फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, बस एक स्टेप वाइज सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ोगे तो एकदम आसान सा चीज है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, सारा आंसर इज करेक्ट, राई और आंसर इज करेक्ट। आदर्श सही है आपका आंसर, रचिता और आंसर इज करेक्ट, चेतना सही है आपका आंसर, पेनल सही है, अनिका सही है, अनाया सही है,
रुतिका आंसर सही है आपका, सही है, काफी लोग सही आंसर दे रहे हो। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो ये गलत आ जाएगा। देवयानी आंसर सही है आपका, है ना। दो जिनके आंसर सही नहीं आए हैं वो थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का पर्पज ही वही है। इस क्वेश्चन का जो पर्पज है उसी चीज को बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला है कि ये 2K एंड 2K है, तो ये दोनों तो सीरीज में है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ये दोनों तो सीरीज में है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये दोनों जो है वो पैरेलल है। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है ना। कि इसका हम क्या निकालेंगे, बेसिकली आपका राधा है और आंसर इज करेक्ट। पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फिर से अगर रीड्रॉ करोगे, है ना, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग आ गई, बीच में ब्लॉक है, एक स्प्रिंग यहाँ पे आ गई। तो सीरीज में तो 2K का सीरीज में होगा तो K हो जाएगा, है ना। और ये K एंड 2K जो हो जाएंगे सिंपल ऐड होते हैं, तो ये 3K हो गया। तो अब आप क्या सोचते हो, ये जो K एंड 3K हैं ये आपस में क्या है, सीरीज में या पैरेलल में? व्हाट डू यू थिंक? यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या? सीरीज में है सर। नहीं, सीरीज में नहीं है बेटा, ये है ना, ये सीरीज में नहीं है, तभी तो आंसर गलत आ रहा है। अगर ये सीरीज में लेंगे तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसका आंसर जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इसको सीरीज में नहीं पैरेलल लेके आएगा, ये दोनों पैरेलल में है। जब भी दो स्प्रिंग के बीच में इस तरह से ब्लॉक लगाओ ना, तो दोनों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पैरेलल होते हैं। उसका रीजन है कि अगर मैं इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दूं यहाँ पे, अब देखो मेन चीज जानना आप कि भाई पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों स्प्रिंग में सेम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अगर मैं इसको एम को ब्लॉक को राइटवर्ड एक्स से डिस्प्लेस करूं, तो 3K विल कंप्रेस बाय द एक्स एंड K विल बी द एक्सटेंड बाय द एक्स। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो हो गया, है ना। तो सीरीज नहीं, ये पैरेलल में होंगे। अगर ये पैरेलल में होंगे तो इसका जो K इक्विवेलेंट पूरे का हो जाएगा, ये आपका K प्लस 3K हो जाएगा। तो मतलब ये आपका जो आंसर K इक्विवेलेंट 4K आ जाएगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, टाइम पीरियड नहीं फ्रीक्वेंसी निकालना है, सॉरी, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2 पाई 1/2 पाई K इक्विवेलेंट 4K पाई एम। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब दो स्प्रिंग के बीच में ऐसे ब्लॉक लगाओ ना, स्प्रिंग आपस में अटैच्ड होंगे तब सीरीज में होती है, तो बीच में ब्लॉक लगा हुआ है तो दोनों पैरेलल में होंगे। वाई पैरेलल? बिकॉज सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट इसलिए पैरेलल में होंगे, है ना। अदरवाइज तो फिर 3K/4 आ जाता है, तो कोई दूसरा ऑप्शन मैच करने लगता है ना। तो सीरीज पैरेलल में आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपका गैस ऐसे। अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन अगर आ गया कोई, जैसे कि ये पहले था इसके एक क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या आंसर आएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी ऑप्शन सही था। ओके सर। जो इस क्वेश्चन का आंसर लिया था ना हमने, दैट वाज द बी आंसर वाज द करेक्ट। बी फॉर बॉम्बे 4K/m। इसका आंसर देखते हैं जो मैंने दिया, इसका क्या हो जाएगा। इसमें टाइम पीरियड निकालना है। चलो 5, Sir, I'll send you answer. Can you अभी please अभी check? अभी चेक कर रहे हैं बेटा, अभी चेक कर रहे हैं। हाँ, राधा, अनाया, हरिप्रिया, सही आंसर है आपका। इसके पहले भी किसी ने भेजा था, हाँ ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर है।
हाँ, इन्हीं लोग के आंसर सही है अभी, बाकी कोई आंसर अभी सही नहीं है। श्रेया सही है आपका आंसर। चेतना, योर आंसर इज करेक्ट। प्राची सही है आपका आंसर। राई सही है। हाँ सही है। देवेशी, नेत्रा, योर आंसर्स आर करेक्ट, है ना? सही। श्रुति सही है आपका आंसर। सही, सबका आंसर सही है। जिनका मैंने बताया है उनके आंसर्स आपके सही है। वो थोड़ा सा ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हो आप। बी आंसर सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना अपने इसमें, है ना? बी आंसर सही नहीं है, ए आंसर इज करेक्ट आंसर। पिछला जरा शो कर दूं, किसी ने पिछला मांगा हुआ है यार, जल्दी लिख लिया करो। ये आंसर था बेटा, इसमें क्या देखना है बताओ मुझे। ये इसको लिख लो, फिर मैं उसको बताता हूँ। ओके, हाँ, तो इसमें कई लोगों ने बी आंसर भी सेंड किया है, लेकिन बी आंसर सही नहीं है, ए आंसर इज करेक्ट। देखो, पहली बात तो इंक्लाइन प्लेन से फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। अभी भी टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा उसमें एंगल वगैरह थोड़ी आएगा। 2 पाई अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड है, आप इससे पीरियड पूछा हुआ है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू m/k इक्विवेलेंट आ जाएगा। और समझे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, एंगल उसमें नहीं आएगा। रचिता सही है आपका आंसर। एंगल वगैरह नहीं आता है इसमें, चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, या किसी इंक्लाइन प्लेन में हो, टाइम पीरियड सेम रहता है, बस के की जगह पे के इक्विवेलेंट। और अभी आपने पढ़ लिया, दिस के एंड के जो होंगे ये पैरेलल में होंगे। तो ये जो दोनों स्प्रिंग है ये सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल होंगे। पैरेलल में रीजन ये है कि अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर दूं किसी एक्स से, तो इट विल कंप्रेस बाय द एक्स, इट विल एक्सटेंड बाय द सेम अमाउंट एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट से पैरेलल होंगे। तो अगर पैरेलल होंगे तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू सिंपल के प्लस के हो जाएगी। के प्लस के मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 2k हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आंसर ही आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/2 मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेंगे सर। तो वेट के कंपोनेंट का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेट का कंपोनेंट जो mg sin थीटा होगा ना, इट विल ओनली एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। सर हाँ, सर अगर बी आंसर आ रहा हो तो मतलब मिस्टेक क्या हो रही है वहां पे? बी आंसर आ रही है मतलब अब इन दोनों को सीरीज में ले लिया होगा अपने स्प्रिंग को। ओके सर। सीरीज में लोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 आ जाएगा। हाँ वो हम सीरीज में ले लेंगे ना, तो सीरीज में लेंगे तो 1/k इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालेंगे, 1/k प्लस 1/k, मतलब k इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी वो k/2 आ जाएगी। तो k/2 जब पुट करेंगे तो 2m/k हो जाएगा। तो ओके सर। है नहीं, दोनों पैरेलल में, देखने में सीरीज में लगते हैं। सेम वही केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसमें। हाँ, वेट के कंपोनेंट का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वेट का कंपोनेंट जो भी mg sin थीटा होगा ना, इट विल बैलेंस द, वो स्प्रिंग फोर्स से पहले बैलेंस हो चुका होगा, तो वो तो रिस्टोरिंग होगा ही नहीं, तो इसलिए उसका कोई वेट नहीं आता। तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना? ये आपका आंसर है, है ना? तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन इस तरह से आता है, उनको लगता है बच्चों को ये थीटा वाला नहीं पता होगा, तो बच्चे तो पहले ही बोलेंगे ये दोनों तो गलत हो गए, इन दोनों में ही सही होंगे। क्यों, वेट का कंपोनेंट भी तो आएगा, फिर उनको लगेगा हाँ ये सही होगा।
है ना। ये इसलिए सही होगा क्योंकि एम जी साइन थीटा आ गया, और मान लो उनको आइडिया अगर हो जाए, या ये सही कर देंगे वो एम जी की जगह पे एम जी का कंपोनेंट आ गया, और सीरीज में होंगे तो के बाई टू हो जाएगा, है ना। तो लेकिन वो ध्यान रखना है आपको सब चीज़ों का, तो उसी की वजह से फिर नेगेटिव हो जाएगा। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये सारा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आसान है वैसे तो, फॉर्मूला बेस्ड ही है। हर्षदन तलहा, आपका आंसर सही है। श्रेया सही है, पिनल सही है, सारा सही है, अनिका, प्राची, राधा। राधा आपका थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है आंसर। हाँ आप सही है, नाउ इट इज करेक्ट। दिवेश सही है, राई सही है आपका आंसर। अनाया, और आंसर इज करेक्ट। अभी दिखाते हैं। आदर्श सही है, साहिल शर्मा सही है, नेत्रा सही है, सभी के सही है। मोस्टली आंसर जो है वो सही है ना। देविशी सही है आपका आंसर, है ना। कुछ नहीं इसमें करना है आपको, आपको मैंने अभी बताया है, इसमें हम रिड्यूस मास यूज कर लेंगे। विल यूज द रिड्यूस मास। रिड्यूस मास म्यू जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइड बाय देयर सम। तो यहाँ पे दोनों मास सेम है, तो m इंटू एम बाई एम प्लस एम हो जाएगा। मतलब सेम मास का रिड्यूस मास हाफ हो जाता है ना। सेम मास का, रचिता सही है आपका आंसर। तो इससे अभी आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा कि 2 पाई अंडर रूट ऑफ रिड्यूस मास बाई के हो जाएगा। तो रिड्यूस मास इज द m बाई टू, m बाई टू के हो गया, है ना। कि m बाई टू के हम कर सकते हैं सही। हाँ सही है। ईशा, श्रुति सही है आपका आंसर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। Yeah. बेटा सर वो m अपॉन क्या लिखा है? अच्छा, m बाई टू है। रिड्यूस मास का मतलब हो जाएगा मास को मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करना है। m इंटू एम डिवाइड बाई एम प्लस एम, तो m बाई टू आ जाएगा रिड्यूस मास इसका। इसका रिड्यूस मास m आ जाएगा आपका। हाँ सही बात है, स्प्रिंग मास लेंगे तो इफेक्टिव मास का केस आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सोहन। इस केस में अगर स्प्रिंग का भी मास दिया होता, हालांकि इसमें स्प्रिंग का मास नहीं दिया हुआ है, इफ इट इज नॉट गिवन, है ना। और हमेशा स्मॉल ऑस्लेशन वर्ड लिखा होगा, क्योंकि लार्ज ऑस्लेशन के लिए तो हुक्स लॉ भी वैलिड नहीं है ना, तो फिर ये चीज वैलिड नहीं होगी। हमेशा स्मॉल ऑस्लेशन के लिए होता है। इसमें अगर स्प्रिंग का मास भी दिया होता, सपोज एमएस है, तो यहाँ पे जो आपका रिड्यूस मास है इससे एमएस बाई थ्री ऐड हो जाता। अगर स्प्रिंग मास दिया होता है इसमें, तो टाइम पीरियड की वैल्यू ये हो जाती है इसकी। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, तो ये आ गया, m बाई टू रिड्यूस मास आ गया, प्लस आपका यहाँ पे ms बाई थ्री आ जाता, डिवाइड बाई के आ जाता। ये इसका आंसर होता है ना, कि रिड्यूस मास m बाई टू आ गया है। अगर मान लो स्प्रिंग का मास दिया होता कि भाई स्प्रिंग का भी मास ms है, तो रिड्यूस मास में ms बाई थ्री भी ऐड कर देते आप, तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है ना। तो ये कर सकते हैं सर, ये रिड्यूस मास सीधे आपको यूज कर लेना है।
ठीक है, PM कर सकते हैं ऐसे। So this way we can solve this. ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो आप इसे, है ना, बी ऑप्शन इसमें सही आ गया था। ओके, ये भी करेंगे बाद में, सारा कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। नहीं, सारा आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में तो थोड़ा कम दिया होता है, लेकिन मॉड्यूल में अच्छी, ये क्वेश्चंस जो हैं आप वो रैंडम रहता है, किसी एक सिंगल का नहीं रहता है, जहाँ भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं उससे मिलते हैं। है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट है इसमें, जैसे कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट है इसमें। हाँ, सारा, आदर्श एंड राय का आंसर सही है, सारा, आदर्श आपका आंसर सही है, बाकी लोगों के आंसर सही नहीं है। इसमें कोई यूनिटरी मेथड वगैरह लगाओगे तो उससे गलत आंसर आ जाएगा। अभी सिर्फ 2 लोगों के आंसर सही है। गौरी सही है आपका आंसर, रचिता सही है। गौतम, आपका आंसर सही है। दिवेश सही है। प्राची सही है। ओके, है ना। रेहान सही है आपका आंसर। ओके, है ना। देखो कुछ नहीं इसमें, इसमें जो आंसर करेक्ट आ रहा है, दिस इज द सी आंसर इज करेक्ट। हाउ बी इज कमिंग, आई डोंट नो, बहुत लोगों ने बी आंसर दिया है, तो अनाया योर आंसर इज करेक्ट। बी आंसर नहीं सही है, काफी लोगों के आंसर बी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता नहीं, थोड़ा सा कुछ
गलत यूज कर रहे होंगे इसमें, हर्ष सही है। देखो क्या करना है इसमें, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इस टॉपिक का नाम हो जाएगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग, जो हम नॉर्मली लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं कि भाई स्प्रिंग को कट करने से क्या होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, तो अगर लेंथ कम होगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है थोड़ा ध्यान रखना है। सपोज आपकी कोई स्प्रिंग है, इसका हम लेंथ ले लेते हैं एल और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो जब मैं इसको दो पार्ट में कट कर दूंगा, एक स्मॉलर पार्ट और एक लार्जर पार्ट ले लो आप ऐसे, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो जाएगा और K2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट से जो K1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी KL/L1, है ना। टोटल कांस्टेंट K था, लेंथ L थी, L1 से डिवाइड करोगे K1 आ जाएगा। ऐसे जब K2 में लूंगा तो K2 आपका हो जाएगा KL/L2, है ना। K क्या हो जाएगा इसलिए आपका KL/L2। तो अभी तो पहले तो सवाल ये है कि अगर 1/3 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो लेंथ होगी कितनी। एक कोई स्प्रिंग अगर लेंथ L थी तो इसको अगर आप 1:3 में डिवाइड करोगे तो लेंथ कितनी होगी। 1:3 में डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये वाली आपकी हो जाएगी कितनी, L/4, और ये जो हो जाएगी ये 3L/4 हो जाएगी। तभी तो 1:2 उसमें डिवाइड होगा 3 में, 1:3 में अगर डिवाइड करेंगे तो एक L/4 हो जाएगा, एक 3L/4 हो जाएगा, है ना। तभी दोनों को जोड़ेंगे तो L आ जाएगा और रेशियो 1:3 आ गया। तो इसने बोला कि लॉन्गर पार्ट से आपने अटैच कर दिया, है ना। तो टाइम पीरियड पहले क्या था, पूरी था, पूरी का टाइम पीरियड T था, तो T तो आप लिख दोगे इतना 2π√m/k, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आपने लॉन्गर पार्ट से जब अटैच किया T डैश, तो 2πm तो वही है, बस वो K की जगह पे अब आपका यहाँ से निकालना पड़ेगा ना आपको लॉन्गर पार्ट का कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लॉन्गर पार्ट का जब मैं स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से K2 निकालूंगा, ये हो जाएगा KL/L2। L2 अभी आपने बोला 3L/4 है ना, तो मतलब ये 4K/3 हो जाएगा। तो लॉन्गर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो 4K/3 होगा, है ना। और स्मॉलर पार्ट का आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये आपका 4K हो जाता है। तो एक 4K हो जाएगा, एक 4K/3 हो जाएगा, है ना। L1 यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं हम L/4 तो 4K हो जाता है ये, है ना। तो K2 लॉन्गर पार्ट का निकालना है तो 4K/3 पुट कर दो यहाँ पे, m/4K/3। तो एकदम ध्यान से करना आप इसे, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो T'/T की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। मीन्स T' की वैल्यू जो आ जाएगी वो √3/2 बाई टाइम्स ऑफ T हो जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आता है कटिंग ऑफ स्प्रिंग का, है ना, कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग में हम इस तरह से करते हैं। कर सकते हैं है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें किस तरह से आपने किया है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आ गए हो कहाँ मिस्टेक्स हुई है आपकी, है ना। मिस्टेक्स भी आपको समझ में आ गए हो कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप, तो जो कि 2/√3 आ रहा था, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में भी आ सकते हैं कि कटिंग के बाद अलग अलग पार्ट का कितना के होगा, वो निकालना भी आ सकता है, फिर उसको हम इसमें यूज करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये पड़ेगा इस तरह से। तो दिस वी कैन सॉल्व। चलो, ये तो जो सारे थे ना, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक थोड़ा सा हम लेते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं होता है ना, एकदम कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि नॉर्मली फॉर्मूला कोई यूज नहीं होगा। हाँ ये क्वेश्चन, इसको जरा सा ट्राई करो आप, है ना।
भाई ये इक्विलिब्रियम में है अभी, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वेट और स्प्रिंग फोर्स के कंपोनेंट जो वर्टिकल होंगे पहले इसको बैलेंस कर रहे होंगे, तो उसको तो रिस्टोरिंग फोर्स से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ से और डिस्प्लेस करेंगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, तो उससे टाइम पीरियड आएगा। सारा आपका आंसर सही है। ओह बहुत सारे आंसर आ गए। इसमें थोड़ा सा कई बार हम गलत आंसर देते हैं। रचिता, योर आंसर इज करेक्ट। चेतना, योर आंसर इज करेक्ट। गौरी, योर आंसर इज करेक्ट। राइट सही है आपका आंसर। अनिका सही है। देवयानी सही है। नेत्रा, योर आंसर इज करेक्ट। आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, आई एक्सप्लेन दिस, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। मोस्टली बहुत सारे लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ आदर्श, नहीं थीटा अंडर रूट में नहीं आएगा बेटा, वो सही आंसर जो आप बता रहे हो, आंसर एकदम एग्जैक्टली सही है। बहुत लोग इसका आंसर जो है वो बी बता रहे हैं, लेकिन बी सही नहीं है। बी इज नॉट करेक्ट, बल्कि आंसर सी सही है। आंसर जो है वो सी इज आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ गौतम सही है आपका आंसर, सी आंसर इज करेक्ट। इससे बहुत सारी चीज ध्यान देनी होती है ना। ये एससी वर्मा में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है अलग फॉर्म में, उसी को थोड़ा सा अलग मॉडिफाई किया हुआ है ना।
तो देखो इसमें क्या करना है आपको, वही फोर्स मेथड यूज करना है। अब आपके पास कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसका, है ना, कि इसमें इस तरह से कोई फॉर्मूला वगैरह हम इसमें यूज नहीं करेंगे, बेसिक से करते हैं इसे, है ना। हो सकता है कोई शॉर्टकट फॉर्मूला आ भी जाए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सबसे पहले निकालूंगा व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, कि अगर मैं इसको स्लाइटली यहाँ से यहाँ पहुँचा दूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूँ नीचे एक्स से, मुझे वही तो निकालना होता है कि किस फोर्स की वजह से वापस जाएगा। तो स्लाइटली करेंगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी ऐसे, ये वाली स्प्रिंग भी इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। तो जो स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट होगा वही तो इसको वापस ले जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया है तो एंगल ऑलमोस्ट चेंज नहीं होगा, इसलिए इसने स्लाइटली वर्ड यूज किया हुआ है। तो भाई अभी अगर एंगल थीटा था तो ये भी थीटा ही होगा, तो के एक्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो साइन होगा वो बैलेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर ये चीज एक्स से नीचे गई तो क्या ये स्प्रिंग एक्स से एक्सटेंड होगा, एक्स से नहीं होता है ना, कि ये चीज अगर एक्स से नीचे गई है तो स्प्रिंग एक्स से एक्सटेंड नहीं होता है, बल्कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक लग जाएगा ना इस डायरेक्शन में, उसको हम ले लेंगे के एक्स डैश। यहाँ पे भी जो फोर्स लग जाएगा वो आपका लग जाएगा के एक्स डैश। तो जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा एफ आर, वो इस के एक्स डैश का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू द -2 के एक्स डैश साइन थीटा, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ये आपको जानना है पहले, भाई अगर मैं इसको एक्स से नीचे ले जाऊं तो ये एक्स डैश से स्ट्रेच हो गया तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स डैश आ गया, ये भी एक्स डैश से स्ट्रेच हो गया तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स डैश आ गया। अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से है तो वर्टिकल कंपोनेंट साइन आ जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएंगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है ये एक्स डैश और एक्स में क्या रिलेशन होगा, तो थोड़ा सा आप डायग्राम बना लो ऐसे, ये एक्स है ना, आप बोल रहे हो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो एक्स डैश है, ऐसे, है ना। यहाँ को वाला ट्राइंगल को मैंने बना लिया ऐसे, यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ये एक्स है और ये एक्स डैश है और बीच में एंगल थीटा है ना, कि बीच में जो एंगल होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका थीटा हो जाएगा, तो थीटा एंगल ये वाला हो जाएगा। आप थोड़ा सा देख लेना इसमें, ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल कितना हो गया, बेसिकली आपका थीटा हो गया इस केस में, है ना। ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ट्रिग्नोमेट्री जब यूज करोगे तो फाई राइट साइन थीटा, है ना। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर एक्स डैश बाय हाइपोटेनस एक्स। भैया अगर 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर तो एक्स डैश है और हाइपोटेनस एक्स है, तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक्स साइन थीटा हो जाएगी, एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स साइन थीटा हो जाएगी। तो थोड़ा सा ही मुश्किल क्वेश्चन है। अब हम रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा -2 के एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दोगे तो एक्स आ गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। अब इसके बाद एक्सलेशन निकाल लो, इसका मास तो m दिया हुआ है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास एक्सलेशन हो जाएगा, तो -2 के साइन स्क्वायर थीटा बाय मास इंटू एक्स। फिर कंपेयर कर दो इससे आप, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ओमेगा की आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2k साइन स्क्वायर थीटा बाई m, तो यहाँ साइन थीटा बाहर आ जाएगा, √2k बाई m आ जाएगा। और ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ही तो आता है, तो जब पुट करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो इसमें कई बार मिस्टेक्स होती हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, है ना। तो ये थोड़ा दोनों चीज़ें लेनी है ना, तो इस तरह से करना है। तो आप देख लो इसे थोड़ा सा, है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने इस पार्ट का ट्राइंगल जूम किया है आपका, ये वाला, यहाँ पे एक्स है, ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स डैश हो गया, ये एक्स है, ये एक्स डैश हो गया, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को जूम किया है ना। तो कि भाई वो रिंग तो एक्स से नीचे जा रही है लेकिन स्प्रिंग में एक्स डैश से एक्सटेंशन हो रहा है, दोनों सेम नहीं है ना। अगर वर्टिकल स्प्रिंग होती तो सेम होता, जितने से ब्लॉक नीचे जाता है उतने से वो भी जाता है, लेकिन इसमें एक्स डैश और एक्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इस पार्ट का ट्राइंगल मैंने जूम कर दिया,
तो इससे एक्स डैश एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा एक्चुअली में एक्स साइन थीटा, है ना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, कंपेयर करके ओमेगा निकाल लिया आपने, और एक बार अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे तो सारा आंसर सेम आएगा, ये स्टेप अगर नहीं करोगे तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा तो साइन थीटा फिर अंदर ही रह जाएगा इसके, जो कि ऑप्शन में नहीं है किसी, है ना, तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है ना। ये वाला स्टेप तो स्टूडेंट कर लेते हैं, ये वाला मिस्टेक्स वही करते हैं कि एक्स और एक्स डैश को सेम ले लेते हैं, है ना, तो ये आप पाएंगे। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं वैसे, वही बात है, इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टल ले लो, बात वही है ना, इस तरह से कैसे करेगा। हाँ तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस था, है ना, तो ऐसे आएंगे, अभी और क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, है ना, मिनी क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट, है ना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है ना। फ्यू क्वेश्चंस आई विल शेयर इन द ग्रुप, है ना, ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस जो आज मैं नहीं करवा पाया वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लेना, है ना। और देखते हैं अब आप आगे क्या कर सकते हो। कल आपने जो डाउट में किया है लेवल 1 लेवल 2 के 20 क्वेश्चंस किए हैं, पीवाई क्यूज अभी कुछ भी नहीं किए हैं, तो जब नेक्स्ट स्टार्ट करेगा तो एक छोटा टारगेट दे दूंगा मैं आपको, स्मॉल टारगेट। So can you show the slide number 3? हाँ अभी शो करता हूँ मैं स्लाइड नंबर 3, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम विद डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक ग्रेविटेशन में आ जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये स्टेप्स वही रहेंगे जो आपने अभी किया है, कि भाई स्टेप्स सेम यूज करेंगे सारे केस में हम इसमें, है ना, तो हम कर सकते हैं इस तरह से। हाँ मॉडल के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है, शेयर इन द ग्रुप, कि मॉडल के क्वेश्चंस आपने स्टार्ट कर सकते हो आप इसमें, है ना, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टेप वाइज, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट चैप्टर्स की बात करेंगे हम, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। आइए मैं शो कर रहा हूँ स्लाइड्स थ्योरी वाली। Yes, sir. अच्छा थ्योरी की स्लाइड शो कर रहा हूँ मैं, शेयर द थ्योरी स्लाइड्स। ये वाली Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.